हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टेस्ट है वो आपका टेस्ट EORO टेस्ट है। ये 16वां टेस्ट होगा। आज की क्लास में हम 16 नंबर टेस्ट करेंगे। इससे पहले हम जो 15 टेस्ट कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं है तो उन्हें ज़रूर लेना, क्योंकि ये जितने भी टेस्ट हैं आपके 14 मई तक जितने टेस्ट होंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और दूसरा कि आप लोगों को है ये PDF चाहिए थी इस क्लास की PDF, तो आप मेरे को ये बता देना कि ये आपको PDF है ये विद आंसर चाहिए या विदाउट आंसर चाहिए। ठीक है। और जो ये PDF है इस क्लास की PDF होगी, टेस्ट की PDF, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर मिल जाएगी और उसका लिंक है वो इस क्लास के नीचे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ में आप कमेंट करके मेरे को ये ज़रूर बता दीजिएगा कि जो आपको PDF है इसमें जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर है वो विद आंसर चाहिए विदाउट आंसर चाहिए। जहाँ तक मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि आप विदाउट आंसर PDF आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि मान लीजिए आज आपने 16 नंबर टेस्ट किया है, ठीक है, क्लास लिया, पूरा सोल्व कर लिया, समझ लिया, उसके बाद आप 4 से 5 दिन बाद है इस क्लास को इस टेस्ट को करना चाहें तो आप इसे टेस्ट के हिसाब से भी इसे को कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा है वह रिवाइज हो जाएगा। बाकी आपको जिस हिसाब से विद आंसर या विदाउट आंसर PDF चाहिए वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए आज के हमारे टेस्ट की बात करते हैं। हमारा टेस्ट है, ये टेस्ट है, हमारे टेस्ट में राजस्थान जीके, इंडियन पॉलिटी और पार्ट बी तीनों इंक्लूड रहते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट है वो हमारा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नगरपालिका का परिसीमन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है। धारा 3 में, धारा 5 में, धारा 10 में और धारा 11 में। तो जो आपके नगरपालिकाओं का परिसीमन है वो आपकी धारा 3 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए। अब हम धारा 3 की बात कर लेते हैं कि धारा 3 में है वो क्या दिया हुआ, वो परिसीमन को किस हिसाब से समझाया गया है। तो धारा 3 है, इसमें क्या है, नगरपालिकाओं का परिसीमन है। और परिसीमन है वो करता कौन है, तो ये करती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, और राज्य सरकार है वो आगे क्या करेगी, जैसे परिसीमन करेगी और ये क्या होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा, राजपत्र में प्रकाशित होगा। और राज्य सरकार है वो परिसीमन किस किस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई भी स्थानीय क्षेत्र है उसे नगरपालिका घोषित करना है वो कर सकती है, या फिर कोई मान लीजिए ये आपकी नगरपालिका है, इस नगरपालिका में कोई और जो ऐसे इसके पास में कोई ऐसे छोटा सा गांव पड़ता है उसको इस नगरपालिका क्षेत्र में शामिल करना है, इसे भी नगरपालिका बनाना है तो वो भी कर सकती है। और तीसरा क्या कर सकती है कि कोई भी मान लीजिए ये आपकी नगरपालिका है, इसमें से इस क्षेत्र को है वो अपवर्जित करना है, यानी बाहर करना है आपको नगरपालिका क्षेत्र से, तो इसे भी आप बाहर कर सकती है राज्य सरकार। एक मान लीजिए कि आपकी ये नगरपालिका ये काफ़ी बड़ी है तो इसको 2 पार्टों में डिवाइड करके इसे 2 नगरपालिकाएं बनाना है, जैसे एक नंबर नगरपालिका ये बना दी, दूसरी ये नगरपालिका बना दी। एक ये भी कर सकते हैं कि कोई भी नगरपालिका है आपके, जैसे ये नगरपालिका है तो इसको समाप्त पूरी को ही समाप्त कर दिया, तो इस प्रकार है वो धारा 3 में नगरपालिकाओं का परिसीमन दे रखा है। आप धारा 3 में 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो किस प्रकार है वो आप थोड़ा ध्यान दें। एक तो ये है कि जो परिवर्तित सीमा क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई नगरपालिका और इस नगरपालिका में इस क्षेत्र को बाहर निकाल दिया या फिर इस क्षेत्र को है ऐड कर दिया, तो इसके जो परिवर्तित क्षेत्र की सीमा चिन्ह है ना भी इतने तक ये सीमा रहेगी, और ये चिन्ह कौन का जो निर्माण होएगा उसका अनुरक्षण होएगा, तो उसमें जो खर्च आएगा ना वो किसका होगा, वो होगा नगरपालिका का। ये खर्च किसका होगा, नगरपालिका को। अगर आपसे ये पूछ ले कि सीमा चिन्ह का निर्धारण कौन करेगा, भी इतनी जो है ये नगरपालिका बनेगी, तो ये निर्धारण कौन करता है, तो ये निर्धारण है आपके जिला कलेक्टर करते हैं। तो इसमें से आपको दोनों में से पूछा जा सकता है कि जो खर्च होता है वो तो वहन करेगी नगरपालिका, और जो सीमा चिन्ह का जो निर्माण और अनुरक्षण का जो खर्च होगा वो कौन वहन करेगी, नगरपालिका। और जो सीमा चिन्ह है उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। अब आप एक थोड़ा ये भी देख लीजिए, जैसे कोई ये नगरपालिका, एक नगरपालिका, इसके बाहर ये गाँव है, इस गाँव को भी नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो इसमें जो ये जो गांव है अगर इसको नगरपालिका में शामिल कर लिया तो इसके बाद ये गांव नहीं रहेगा। दूसरा है कि इस पर जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 वो नियम भी इस पे लागू नहीं रहेंगे। तीसरा ये होगा कि उस क्षेत्र में अब नगरपालिका की अधिकारिता हो जाएगी, और उस क्षेत्र में अब ये हो गया कि ये क्षेत्र है इसमें शामिल कर लिया है, लेकिन जब तक इसके चुनाव नहीं होंगे, इससे मतलब कोई नया क्षेत्र है वो शामिल किया है तो उसके कोई चुनाव नहीं होते हैं, तो उस तक इसमें जो कोई इसका
सरपंच था, उप सरपंच था, तो वो नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य माने जाएंगे। वहाँ पे चाहे अतिरिक्त अध्यक्ष बना दिया जाए, उपाध्यक्ष बना दिया जाए, और उनको जब तक नया चुनाव है वो ना करवाया जाए, नया चुनाव है वो ना करवाया जाए। तो इस प्रकार ये आपकी धारा 3 है। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि इससे किस किस से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2023 में अजंता एलोरा फिल्म समारोह में राजस्थान की किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान की कौन सी फिल्म को? वाणी, खरगोश, धानेरा या नारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, ये धानेरा नहीं है, ये है नानेरा। नानेरा, तो नानेरा जो आपकी मूवी है उसको गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन परिपाटी के रूप में उसका पालन किया जाता है? यानी कि जो भारतीय जो संविधान है उसमें किसी भी अनुच्छेद या किसी में भी इसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ये एक रीत बनी हुई है कि इसका पालन किया जाता है। कौन सा? वित्त मंत्री निम्न सदस्य का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत दे दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी ही होगा कि प्रधानमंत्री अगर लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना होता है, वो मंत्रिमंडल ये पूरी समाप्त हो जाती है, मंत्रिपरिषद होती है आपकी वही समाप्त हो जाती है। तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत दे दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, यानी खो दे, बहुमत है वो खो दे तो उसे त्यागपत्र है दे देना चाहिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक कल का एक क्वेश्चन था जिसमें आपने पूछा था जो प्रधानमंत्री पीएम को ही लेकर था, तो वो क्वेश्चन में एक आपके डाउट था, वो मैं आपके लास्ट में है उस डाउट को सोल्व कर दूंगी, क्योंकि आपने अच्छा डाउट, आपका जो डाउट था वो अच्छा था, लेकिन जो आपने बोला वो आंसर नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी ही उस क्वेश्चन का राइट आंसर था, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में है समझा दूंगी कि किस प्रकार होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नगरपालिका के चुनाव संपन्न करवाते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। ऐसा नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लिखा हुआ है? यानी जो आपके अधिकारी हो गए, कर्मचारी वृंद हो गए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है जिनका उनको लगाता है अधिकारी कर्मचारी के रूप में, तो उनका जो चुनाव संपन्न करवाने के लिए लगाते हैं तो उनको प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। ये कौन सी धारा में दिया हुआ है? धारा 19 में, धारा 18 में, धारा 16 में और धारा 17 में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 19। धारा 19 में दिया हुआ है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। तो ये आपकी धारा 19 में दिया हुआ है। उसमें बोला गया है कि निर्वाचन के कार्य है उन्हें करने के लिए जितने भी कर्मचारी है या फिर आपको अधिकारी चाहिएंगे तो उन्हें उस अवधि में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पे समझा जाएगा। अब आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव संपन्न होते हैं तो जो शिक्षक होते हैं उन्हें इस कार्य में लगाया जाता है, ठीक है। तो उस जो चुनाव का समय होता है उसमें इन शिक्षक को जो नियुक्ति पर लगाया जाता है तो उन्हें उस कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति समझा जाएगा। अपने जनरली यही होता है कि जो शिक्षक होते हैं उन्हीं को इस काम के लिए चुनाव में लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो किसी भी डिपार्टमेंट के जो आपके कर्मचारी होते हैं उनके लगा सकता है, लेकिन ज़्यादातर शिक्षकों को ही लगाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 19। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2023 में कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधित प्रकरणों के अध्ययन के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? ये क्वेश्चन आपके करंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, खेमराज चौधरी, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खेमराज चौधरी है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ है, 44वें संविधान के द्वारा हुआ है और 85वें संविधान के द्वारा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ है। उप प्रधानमंत्री पद है उसका जो सृजन है या फिर उसका उल्लेख है हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया गया है कि उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा। तो ये संविधानों
संविधान के प्रावधानों से हटकर ही एक परिपाटी बनाई हुई थी कि जिसमें उप प्रधानमंत्री पद का सृजन था। तो अगर हम थोड़ा सा उप प्रधानमंत्री पद के बारे में बात करें तो आपके उप प्रधानमंत्री पद है वो राजनीतिक कारणों से राजनीतिक कारणों में जो अगर कोई सत्ता में जो सरकार है वो जो उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कर सकती है। ठीक है, और अब तक की अगर हम देखें, अब तक अपने देश के अगर देखें तो अब तक 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सका है। ठीक है, 8 व्यक्तियों को। अगर कभी आपसे पूछ ले तो कितने बने हुए हैं उप प्रधानमंत्री है, वो वैसे तो 7 बने हुए हैं। ठीक है, मतलब 7 बने हुए हैं कि मतलब 7 पद बने हुए हैं। पद किस प्रकार की, जो 7 बार है वो मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री पद का है वो सृजन किया गया है, 7 बार मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। सबसे पहले की हम बात करें तो सबसे पहले है आपके जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपके प्रधानमंत्री थे तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले है वो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। ठीक है, कब ये 1947 से 50 की बात है, 1947 के 50 के बीच में है। इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, उसके बाद मोरारजी देसाई बने, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, ऐसे है आपके 8 व्यक्ति है वो बने थे। और 7 बार मंत्रिमंडल ने है इसका जो आपके उप प्रधानमंत्री पद का है वो सृजन किया था। 7 प्रकार इस प्रकार हुआ कि जो एक आपका था जिसमें तीसरी बार जब मंत्रिमंडल ने इसका उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया था तो उसमें 2 व्यक्तियों को है वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। एक बार तो जगजीवन राम को किया था, दूसरी बार चौधरी चरण सिंह को किया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पता होना चाहिए, बाई चांस कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से होते हैं। नगरपालिका की नियमित बैठक आयोजित करवाना, नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, नगरपालिका के कार्य संचालक को विनियमित करना और नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर करना यानी कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना। ठीक है, तो आपके ये चारों की चारों हैं ये नगरपालिका अध्यक्ष की है वो कार्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अगर हम बात करें कि नगरपालिका अध्यक्ष के कार्य हैं वो किस धारा में आते हैं तो आपकी धारा 48 में आते हैं। धारा 48 में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य दिए हुए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य दिए हुए हैं। अध्यक्ष से क्या क्या कार्य दिए गए हैं कि नगरपालिका की नियमित बैठकें करना, ठीक है, आयोजित करवाना, बैठकों की अध्यक्षता करना, ठीक है, और फिर बैठकों की जो कार्य संचालन होता है उसको विनियमित करना, ठीक है, नगरपालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना। इसके अंदर इसके कोई कुछ कर्तव्य और शक्तियाँ होती हैं उनका भी ये प्रयोग है वो कर सकता है। ठीक है, और साथ में भी ऐसे और भी कार्य हो सकते हैं जो कर्तव्यों का पालन है वो करना इसमें दिया गया हो। साथ में अगर कोई मान लीजिए कि नगरपालिका की कोई समिति है, नगरपालिका या नगरपालिका की समिति है, कोई ऐसे संकल्प पारित कर दे, ऐसा संकल्प पारित कर दे जिसमें जो आपका अध्यक्ष होता है उसे वो सही नहीं लगे तो उसके विरुद्ध है वो लिखित में राज्य सरकार को अपना जो वो दे सकता है कि हाँ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो राज्य सरकार है उसको लिखित में दे सकता है। फिर जो राज्य सरकार को जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। तो ये इसके अध्यक्ष के कार्य होते हैं जो कि धारा 48 में दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण है वो किया जाएगा। किस शहर में किया जाएगा? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में और भीलवाड़ा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा में। कोटा में है वो विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु है वो देश के बाहर हुई थी। जवाहरलाल नेहरू की, मोरारजी देसाई की, लाल बहादुर शास्त्री की और चरण सिंह की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जो लाल बहादुर शास्त्री हैं तो इनकी मृत्यु है वो आपके देश के बाहर हुई थी। आप कमेंट करके जरूर नीचे बताना कि इनकी मृत्यु है वो कौन से देश में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी। यह इस एक्ट की किस धारा में दिया गया है? यानी हमें बताना है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना कौन सी धारा में दिया हुआ है। तो धारा 17 में, धारा 13 में, धारा 16 में और धारा 12 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 13 में ये निर्वाचक नामावली दी हुई है।
अगर हम धारा 13 की बात करें तो धारा 13 में आपके दिया हुआ है कि जो आपका निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ होता है, ईआरओ होता है वो क्या निर्वाचक नामावली है वो तैयार करवाता है। ठीक है, तो ईआरओ के द्वारा है वो तैयार की जाती है। और जो ईआरओ होता है उसे कौन नियुक्त करता है, तो इसे राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसे नियुक्त करता है। और इसके लिए इसके और भी नीचे के जो नियुक्त राज्य सरकार के परामर्श से और भी जो व्यक्ति है अगर इनको ईआरओ को जरूरत हो तो वो उपलब्ध करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो धारा 17 में क्या दिया हुआ है, निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है, आपका निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी ईआरओ इसे तैयार करवाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2023 में बंदियों को रोजगार से जोड़ने की पहल के तहत किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आसाइदा फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। बाड़मेर में, जयपुर, अलवर और हनुमानगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलवर। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। कौन थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव और चंद्रशेखर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी चंद्रशेखर है, वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़े हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य लोक सेवक माना जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है, यानी प्रत्येक सदस्य लोक सेवक होगा किस धारा में दिया हुआ है, धारा 66 में, धारा 76 में, धारा 17 में और धारा 20 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए धारा 66 में ये दिया हुआ है कि नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य लोक सेवक माना जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अरावली री आत्मा के लेखक कौन है, यादवेंद्र जी, हरीश सेन, नरोत्तम स्वामी और मुरलीधर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरोत्तम स्वामी है, वो है अरावली री आत्मा के लेखक। तो या जो आपकी रचना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अरावली री आत्मा के लेखक है नरोत्तम स्वामी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट का तात्पर्य है, कैबिनेट में क्या आता है, शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री और राज्य मंत्रीगण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट स्तर के मंत्री। अगर आपसे पूछ ले कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है यानी पीएम होता है। और आमतौर पर जो प्रधानमंत्री होता है वो आपके किस सदन का होता है, लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है, लोकसभा का होता है। जरूरी नहीं है कि ये आवश्यक क्योंकि हाँ लोकसभा का ही होगा, नहीं राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो लोकसभा का ही होता है। राज्यसभा का देखा जाए तो जो इंदिरा गांधी थी जो पहली बार बनी थी तो आपके राज्यसभा के जो आपके सदस्य थी। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। जो कैबिनेट की बात आ गई तो मैं बता देती हूँ कि जैसे स्वतंत्र भारत थे उसके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री पूछ लेते हैं, या फिर प्रथम में आपसे रक्षा मंत्री पूछ लेते हैं। तो प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछ ले तो आपका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये तो थे प्रथम शिक्षा मंत्री। और अगर आपसे फर्स्ट रक्षा मंत्री पूछ ले तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह ये थे आपके फर्स्ट रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये थे। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और जो मैंने कल वाले टेस्ट में आपको करवाया ही था कि स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, प्रथम वित्त मंत्री मैंने आपको बताया कि जॉन मंथाई थे। तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे किस व्यक्ति ने की थी। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने, संजय शर्मा ने, कमलनाथ वर्मा ने या इनमें से कोई नहीं। तो गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना 1923 में राजस्थान में जन्मे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये आपकी पीएम के पास होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो पीएम के पास होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
और अगर आपसे ये पूछ ले कि जो मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा है, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, ठीक है, मंत्रिमंडल, तो इसके गठन के बाद जो विभागों का बंटवारा होता है, विभागों का बंटवारा, तो वो भी कौन करता है, वो भी आपके प्रधानमंत्री करते हैं बंटवारा। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति भी पीएम में होती है और मंत्रिमंडल के जो विभाग होते हैं उनका बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा बजट का एस्टिमेट किस तारीख तक नगरपालिका में रखा जाना आवश्यक है? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 15 फरवरी और 31 जनवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 जनवरी तक है वो रखा जाना आवश्यक होता है। अगर हम बात करें कि ये चीज़ है वो किस में दी गई है, तो धारा आपके 87 में दी गई है, धारा 87 में। अब हम थोड़ा धारा 87 को रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो आपकी धारा 87 है, इसमें दिया गया है कि नगरपालिका का बजट प्राक्कलन तैयार करना, बजट प्राक्कलन तैयार करना, ये दिया हुआ है आपकी धारा 87 में। इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका बजट प्राक्कलन होता है वो नगरपालिका की वास्तविक आय पर होता है, वास्तविक आय और व्यय का भुगतान है वो आपके बजट प्राक्कलन को बोला जाता है। वास्तविक आय और व्यय, आय और व्यय, नगरपालिका का आय और व्यय। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बजट प्राक्कलन नगरपालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा कि 87 में नगरपालिका का बजट प्राक्कलन है वो तैयार करना होता है, और तैयार कौन करता है, आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो करता है। कब तक करता है वो, जो आपकी 15 जनवरी होती है, 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए है वो बजट प्राक्कलन है वो तैयार करता है। कब, 15 जनवरी से पूर्व, 15 जनवरी से पूर्व, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, 15 जनवरी से पूर्व और वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करता है। कौन करता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करता है। अब आपसे पूछ ले कि बजट को प्रस्तुत कौन करता है, प्रस्तुत, ये तो तैयार करना हो गया। प्रस्तुत की बात करें तो आपका अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष करेगा, और अध्यक्ष कब करेगा कि जो ऐसी तारीख को जो प्रत्येक वर्ष के 31 जनवरी से पहले हो, 31 जनवरी से पहले हो। 31 जनवरी से पहले कौन होगी, वो जो आपकी है वो तारीख कौन जो तय करेगी, वो करेगी आपकी कार्यपालक समिति, कार्यपालक समिति। और मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी कार्यपालक समिति है, जितनी भी समितियां हैं, ये आप धारा किस में आती है, धारा 55 में आती है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप ये देखिएगा कि जो आपके नगरपालिका का बजट है, बजट प्राक्कलन है वो तो तैयार करता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रस्तुत कौन करता है, अध्यक्ष करता है। 31 जनवरी से पहले कभी भी कर सकता है, और कब तक करेगा, कौन सी तिथि को करेगा, जो वो तिथि है वो तय करेगी कार्यपालक समिति, ठीक है। बजट पारित कब होगा, बजट पारित है वो 15 फरवरी से, 15 फरवरी से पहले है वो बजट प्राक्कलन पारित किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि तैयार कब होगा, तैयार है वो 15 जनवरी से पहले होगा, ठीक है। पारित कब होगा, प्रस्तुत कब होगा, तो 31 जनवरी से पहले होगा, और कोई तारीख है वो तिथि तारीख है वो जो तय करेगी तो वो कार्यपालक समिति करेगी। अगर ये पूछ ले कि पारित कब होगा, तो 15 फरवरी से पहले है वो पारित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। मैंने आपको धारा 87 एक बार फिर है वो रिकॉल करवा दी। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान है जो मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में ये दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के कार्यों को, राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। ये किस में दिया हुआ है, अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए वो एक मंत्री परिषद होगी, वो दिया हुआ है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री सहित, पीएम सहित अन्य सभी मंत्रियों की एक मंत्री परिषद होगी, जिसमें जो आपके अनुच्छेद 75 है उसमें आपकी उसका नियुक्ति कैसे हो, नियुक्ति, कार्यकाल, नियुक्ति, कार्यकाल, उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, उत्तरदायित्व क्या होगा मंत्री परिषद का वो, और साथ में उसकी शपथ, उसके वेतन, उसके त्याग पत्र, उस सभी के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 75 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरपालिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। नगरपालिका वाहनों पर टैक्स लगा सकती है, नगरपालिका जल वाहनों पर टैक्स लगा सकती है, नगरपालिका विज्ञापन के लिए होल्डिंग पर टैक्स लगा सकती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन है वो आपके बिल्कुल सही है। इनके लिए जो नगरपालिका कौन कौन से टैक्स लगा सकते हैं, जैसे होल्डिंग पर, विज्ञापन के होल्डिंग वगैरह पर लगा सकते हैं, तो इन सब का है वो धारा 102 और 3 में दिया हुआ है। 102 और 3 में दिया हुआ है कौन कौन से पे लगा सकती है, कौन कौन से पे नहीं लगा सकती। तो आपकी जो धारा 102 है इस पे तो जो नगरपालिका के जो बाध्यकारी कर है वो दिए हुए हैं। 102 में तो बाध्यकारी कर दिए हुए हैं। बाध्यकारी कर जैसे कि कोई व्यापार हो गया, आजीविका होगी, नियोजन कर हो गई, वो हो गए, या फिर सड़कों पर पुलों पर कोई घाट हो गए, उन घाटों पर, या फिर टोल टैक्स पर कौन कौन से कर किस हिसाब से लगेंगे वो किस में आ जाते हैं, वो बाध्यकारी होते हैं, वो 102 में आती है। साथ में जो भी उद्योग हो गए, वो कोई पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं तो उस पर जो आपका प्रदूषण नियंत्रण कर होता है वो लगता है, तो वो भी धारा 102 के तहत लगता है। अगर धारा 103 की बात करें तो 103 में अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकते हैं, कौन कौन से, जैसे अगर नगरपालिका के भीतर चलाए जाने वाले कोई भी वाहन हो गए उन पर, या फिर कोई रोशनी कर हो गया, कोई लंगर कर हो गया, कोई सभा, अगर कोई नगरपालिका में कोई सभा कर रहा है तो उन सभाओं पर कर हो गया, ठीक है, या फिर कोई विज्ञापन होल्डिंग हो गई, वो कर हो गई, तो वो किस में आते हैं, वो आपके धारा 103 में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, आपके तीनों के तीनों कथन है वो सही दिए हुए हैं। आगे बढ़े। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया है। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले टेस्ट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था, उसमें थोड़ा सा फर्क था, अगर आपको लगे तो आप बताना। थोड़ा सा क्या था कि उसमें तो ये बताया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक बार है वो किन किन ने सुशोभित किया है। इसमें पूछा है कि एक से अधिक बार समयांतर के बाद, यानी मान लीजिए कि किन्हीं 5 साल में अब कर लिया, फिर 4 साल के बाद फिर कोई एक कार्यकाल में आ गया, तो इस प्रकार है समयांतर के बाद है वो किन किन ने जो प्रधानमंत्री है वो बने हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपकी बात करें तो इनमें से आपके 3, 4 और 5 ये जो है आपके गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, यही 3 हैं जिन्होंने जो प्रधानमंत्री का पद है वो एक से अधिक बार है, मतलब पीएम बने हैं और समयांतर के बाद बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 5 ऑप्शन सी। अब आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू भी बने हैं, तो जवाहरलाल नेहरू है वो एक साथ बने हैं, अलग अलग नहीं बने। एक साथ कैसे? जैसे जवाहरलाल नेहरू है वो आपके 47 से 64 तक बने थे, तो ये मतलब वैसे कार्यकाल तो 1-2 हो गया था, लेकिन बीच में इनका कोई भी गैप नहीं था, एक साथ 47 से 64 तक ही है वो पीएम में बने थे। अगर हम गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा है वो 2 बार बने थे, और दोनों बार क्या बने थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो आपका ये भी क्वेश्चन है वो बन सकता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जो आपके कार्यवाहक रह चुके हैं, तो गुलजारी लाल नंदा है वो रहे थे। कब कब रहे थे? एक बार तो आपके 27/5/64, ठीक है, यानी आपके जवाहरलाल नेहरू थे पहले थे, उसके बाद है इन्होंने गुलजारी लाल नंदा एक कार्यवाहक बने थे, 64 में बने थे। दूसरी बार कब बने थे? दूसरी बार है 1966 में बने थे, 1966 में बने थे। उस टाइम कौन थे? उस टाइम है आपके लाल बहादुर शास्त्री थे, पीएम थे। उनके बाद है ये जो 1966 में बने थे। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने थे, एक बार तो 64 में बने थे और एक बार 66 में बने थे। अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भी कब बनी थी? एक तो 1966 से 77 में बनी थी, ठीक है, एक बार तो ये बनी थी। उसके बाद है फिर ये कब बनी थी? उसके बाद एक बार ये बनी थी 1980 से 84 में, 80 से 84 में। तो इनके बीच में डिफरेंस आ गया ना कि 1901 तो ये बनी थी तो 77 में बनी थी, 77 के बाद फिर ये 80 से 84 बनी थी, तो समय अंतर आ गया, तो ये बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ये आपके 3 बार बने थे। 3 बार कब कब बने थे? 1998 से 99 में भी बने थे, फिर ये 99 से 2004 तक बने थे, और इससे पहले ये एक बार 96 में भी बने थे।
96 में बने थे, तो इनमें डिफरेंस आ गया ना, 96 के बाद ये फिर 98 में बने थे, फिर 98 से तो ये 2004 तक रहे थे। तो ये गुलजारी लाल नंदा हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी हो गई। तो ये आपके, अब ये देखिए मैंने आपको कल सेम ऐसे क्वेश्चन करवाया था, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने यही पूछा था कि कौन ऐसे पीएम है जो 2 बार, 1 से अधिक बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर ये देख लेते तो इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा होता, समयांतर इसमें ये नहीं दिया हुआ होता, तो आपके जवाहरलाल नेहरू भी होते, 3 नंबर गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये चारों होते, बस एक लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर। लेकिन ये क्वेश्चन में ये दे दिया कि समयांतर के बाद बने। तो आप कोई भी क्वेश्चन करें, पढ़ें, तो उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। कई बार हमें ये भी होता है कि हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो हमें जब ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शन सेम सेम से लगते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और उसी वजह से हमारा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो अब आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 76 के तहत गठित राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें वो किसे करता है? यानी राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किससे करता है? मुख्यमंत्री से, नगरपालिका अध्यक्ष से, राज्यपाल से और मुख्य नगरपालिका अधिकारी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल से है वो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें करता है या रखता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब हम थोड़ा धारा 76 के बारे में देख लेते हैं कि धारा 76 में क्या दिया हुआ है। तो आपकी धारा 76 में है, उसमें राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है, राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है किसमें? धारा 76 में। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में है वो राज्य वित्त आयोग दिया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से वाई में है वो आपके राज्य वित्त आयोग दिया हुआ है। तो अगर पॉलिटी से पूछेगा तो ऐसे पूछ लेगा, और अगर आपके पार्ट बी से पूछेगा तो इस प्रकार की कौन सी धारा में दिया हुआ है। और आपके राज्य वित्त आयोग धारा 76 है, उसमें दिया गया है कि राज्य वित्त आयोग है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के बारे में, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल को वो कई सिफारिशें कर सकता है। कई सिफारिश कैसे कि कोई भी शुल्क हो गया, फीस हो गया, कोई टोल हो गया, तो उनके जो उनके भाग हो गया आवंटन के, उनकी सिफारिश कर सकता है। ठीक है, दूसरा कोई भी शुल्क, फीस, तो इन पे है, इनका निर्धारण है वो नगर पालिकाओं द्वारा कैसे करें, क्या करें, इसके हिसाब से भी वो सिफारिशें कर सकता है। और जो आपका राज्य वित्त आयोग है सिफारिशें करेगा, तो जो इसके सिफारिश से बाद में राज्यपाल है ये किसके सामने रखवाएगा? ये मंत्रिमंडल के सामने रखवाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल यानी विधानमंडल के सामने। ये किसके सामने? विधानमंडल के सामने, विधानमंडल के सामने है वो रखवाएगा। तो आपसे पूछे तो आपका जो राज्य वित्त आयोग है ये राज्यपाल के समक्ष रखवाएगा, राज्यपाल फिर इसे है वो विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने टाइम में हो जाना पड़ता है? 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह बाद है उसे वो मंत्री पद है वो छोड़ना पड़ जाएगा, यानी फिर वो वहाँ से पद से मुक्त हो जाएगा, मुक्त किया जा सकता है या खुद हो जाएगा। कितने टाइम में? 6 माह बाद। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन है जो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका है वो कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ये हमने आज के टेस्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपका जो कल एक डाउट था क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन का मैं डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ। कल वाला क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, तो इनमें तो आपका किसी का डाउट नहीं था। एक ने सर ने कमेंट किया था कि इसमें सी और डी दोनों होने चाहिए, तो दोनों नहीं होंगे। आप थोड़े अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। कैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, हाँ नियुक्त किया जाता है। नियुक्त करने के बाद वो प्रधानमंत्री बनता है। इन्होंने पूछा प्रधानमंत्री को। अब आप देखिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। अब लोकसभा में कोई बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है वो अपने में से किसी को नामित कर दे, तो वो तो वैसे नहीं बनता ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इसमें हमारे जो अनुच्छेद 75(1) है उसमें दिया हुआ है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। तो हम आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो आप एक बार ये देखना कि हमारे संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है या नहीं। अब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक का भी काम लेना पड़ता है। विवेक से भी वो है राष्ट्रपति है वो उसकी नियुक्ति करता है। वो किस प्रकार करता है? मान ले कि कोई भी लोकसभा जब
जब कोई लोकसभा में किसी भी दल है या कोई भी दल से बने, कोई अपना जैसे कोई बहुमत प्राप्त कर दे या वो बहुमत प्राप्त ना करे तो दलीय गठबंधन हो जाए, तो दलीय गठबंधन में जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो उनको, तो उस स्थिति में है कि सबसे बड़े दल के नेता को है वो राष्ट्रपति चुने या किस हिसाब से चुने, वो अपने विवेक से फिर देखता है। दूसरा ये हो जाता है जब ये बहुमत वाले जो दल होते हैं ये गठबंधन करते हैं तो उनमें जो स्थिति है वो निश्चित नहीं होती, इनमें दो समान रूप से प्रभावशाली नेता हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं दो समान रूप से, तो उसमें भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती। या फिर किसी टाइम है कि किसी की एकदम से प्रधानमंत्री की वो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम भी वो देखता है कि किस हिसाब से है वो इसके जो प्रधानमंत्री की है वो नियुक्ति की जाए। या फिर एकदम से है वो लोकसभा भंग हो जाए, लोकसभा है वो भंग हो जाए, तो उस समय में वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किस हिसाब से करेगा। या फिर लोकसभा में अविश्वास है वो प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव है वो पास हो जाए, पारित हो जाए, तो उस टाइम वो क्या करेगा। तो इस हिसाब से है वो जो राष्ट्रपति है वो ही नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे ना तो आपका बिल्कुल सही आंसर है वो सी ही होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि आपके ऑप्शन डी को इसको सही माना जाएगा। अब हम कई बार क्वेश्चन करके आते हैं तो हमें दो जो ऑप्शन होते हैं उनमें से लगता है कि हाँ हमारा ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो हम गलत टिक कराते हैं। लेकिन अब आगे से जब भी ऐसा कोई प्रश्न पढ़े तो उसमें 1 से 2 बार उसे देखें कि हाँ इस चीज़ का है वो हमारे संविधान में डायरेक्ट जिक्र कर रखा है, किसी अनुच्छेद में या किसी भी चीज़ में कर रखा है, तो वो हमारा जो होता है आंसर होता है वो ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। आपने इस क्वेश्चन को डाउट में रखा, आपने इसका आंसर दिया, बताया, मेरे को भी इसका पता चला, तो इससे आपका भी थोड़ा बहुत है ये डाउट क्लियर हुआ होगा। और जिन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया या फिर जिनको लगा कि हाँ इसके सी और डी दोनों हो सकते हैं लेकिन कोई बोला नहीं, तो वो उनकी थी। आपने बोला तो आपको ये भी पता चल गया कि हाँ इसका आंसर है ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मैम ने ऐसा इसका आंसर है वो क्यों भी दिया। आगे भी अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आगे भी आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि हाँ इस चीज़ का तो वो है फर्स्ट इसका संविधान में जिक्र किया हुआ है, तो हाँ यही क्वेश्चन है वो राइट होएगा। तो ये आपका एक डाउट था जो मेरे को लगा कि हाँ मेरे को बताना चाहिए। इसमें मैं कमेंट में आपको इतना अच्छे से समझा नहीं पाती, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये हमारा जो आज का टेस्ट था वो कंप्लीट हुआ, और जो इसकी पीडीएफ है, इस टेस्ट की पीडीएफ है, आप वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको है वो आंसर लगाई हुई पीडीएफ चाहिए या फिर विदाउट आंसर चाहिए, तो वो उसी हिसाब से मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे है इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। तो इस क्लास में इतना ही था, धन्यवाद।